हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा हो रही है प्रसार शिक्षा पर। प्रसार शिक्षा में आज हम क्या देखने वाले हैं? आज देखेंगे नवाचार का अंगीकरण एवं विसरण। हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसी चीज को अपनाना ही क्या कहलाता है? अभिग्रहण कहलाता है। किसी चीज को अपनाना क्या कहलाता है? अभिग्रहण कहलाता है। अभिग्रहण को हम अंगीकरण भी कहते हैं। अंगीकरण से क्या तात्पर्य है? कि व्यक्ति की रंगों में रच बस जाना। मतलब जो चीजें व्यक्ति के रंगों में रच बस जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंगीकरण। ठीक, तो अंगीकरण से तात्पर्य क्या हो गया? अंगीकरण से तात्पर्य हो गया कि जो है व्यक्ति की रंगों में रच बस जाना। जैसे ग्रामीणों के विकास के लिए यह जरूरी है कि जो वैज्ञानिक तकनीकी विकास किए गए हैं वो ग्रामीणों तक पहुंचाए जाएं। अब ग्रामीण लोग उन्हें अपनाएं भी, उनका अंगीकरण करें। जब उन्हें वो अपनाएंगे, अपने घर, अपने खेत, इन सब में उनका प्रयोग करेंगे, तब उनका विकास धीरे धीरे होगा। उनका रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, वे रूढ़वादी परंपराओं को त्याग सकेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे पहले क्या होता था? पहले होता था कि जो ग्रामीण महिलाएं होती थी वो कहाँ खाना बनाती थी? वो चूल्हे और कंडे पर, मतलब चूल्हे पर लकड़ी और कंडे से खाना बनाती थी या कोयले से पकाती थी। तब खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत मेहनत भी लगती थी। तो अगर उस टाइम पे कोई मेहमान आ जाता था तो उस मेहमान को चाय बनाने के लिए ही आधे घंटे लग जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे जो है तकनीकी विकास हुआ, गैस आ गई, चूल्हे आ गए, मिक्सर आ गया, ग्राइंडर आ गया, ये सब आ गए। फिर वहाँ की जो गांव की स्त्रियां थी उन्होंने जब इस चीज़ को अपनाया, इसका अंगीकरण किया, अभिग्रहण किया, तो क्या हुआ? उनका धीरे धीरे जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा। तो जब उनको लगा कि हाँ, ये जो है हमारे काम की चीज़ है, इससे हमें थकान भी कम होती है और हम चीज़ों को जल्दी कर लेते हैं, हमारे समय की बचत होती है, शक्ति की भी बचत होती है, तब उन्होंने उन चीज़ों को अपनाना शुरू किया। जब उन्होंने उसे अपनाया तो वो वही क्या कहलाया? वही अंगीकरण कहलाया। आपको आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा कि अंगीकरण क्या है। अब हम देख लेते हैं नवाचार का क्या अर्थ होता है। तो नवाचार को नई पद्धति, नई तकनीक और नई प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसके क्या क्या नाम है? नई पद्धति, नई प्रक्रिया, नई तकनीक, ये इतने इसके नाम हैं। वार्नेट के शब्दों में अगर समझें तो क्या कहते हैं? नवाचार सामाजिक परिवर्तन का आधार है। ये किसने कहा था? ये कहा था वार्नेट ने कहा था। ये इनको जो इनकी परिभाषा दी गई है इसको आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं कि अभिग्रहण क्या है। जब हमने नवीनीकरण देख लिया या नवाचार देख लिया, और अब इसमें हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है कि अभिग्रहण क्या है। इसे अंगीकरण भी कहते हैं, हमने इसे ऊपर ही देख लिया। अभिग्रहण का सीधा सा अर्थ होता है कि नवीन प्रक्रिया, नई पद्धति, नई खोज, नई विकसित की गई तकनीक को अपनाने के लिए विचार करना, सोचकर उसे अपनाना ही अभिग्रहण कहलाता है। जब आप कोई नई चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उस पर सोचते विचारते हैं और फिर उसको अपनाते हैं तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका अभिग्रहण। अब आ जाता है आपका विसरण, कि विसरण क्या होता है। तो विसरण इसे क्या कहते हैं? इसे विस्तारण भी कहते हैं। विसरण का तात्पर्य होता है कि नवीन पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाना। अब जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं आप इसे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इन सब के माध्यम से, पोस्टर हो गए, कार्ड हो गए, इन सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इन सब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग साक्षर हैं वे अखबार में पढ़ लेंगे, पुस्तकों में पढ़ लेंगे, पम्पलेट पढ़ लेंगे, लिफलेट पढ़ लेंगे, इन सब के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आपको नवाचार, अभिग्रहण और विसरण का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नवाचार की प्रक्रिया। नवाचार अंगीकरण की प्रक्रिया क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। ये जो है इसके मुख्य 5 चरण हैं। इन 5 चरणों को आपको याद रखना है। कौन कौन से? स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई चीज़ चरण आ जाता है तो आपको उसको क्रम से याद करना है। अब चाहे वो ऊपर से पूछ लिया जाए या पहला पूछ लिया जाए या आखिरी पूछ लिया जाए, कोई भी चरण आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी जानकारी। जानकारी क्या होता है? पहला चरण, इसका 5 मुख्य चरण है, इसमें से पहली आ जाती है जानकारी, रुचि, मूल्यांकन,
प्रथम प्रयास, अभिग्रहण, ये होते हैं नवाचार अभिग्रहण के 5 चरण। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि जानकारी और रुचि मूल्यांकन, प्रथम प्रयास, अभिग्रहण क्या होता है। तो जानकारी प्राप्त करना या जागृत लाना। नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का कौन सा चरण होता है? प्रथम चरण होता है। आपको चरण याद रखना है। किसी भी नई तकनीक को अपनाने के लिए पहले उसका खूब प्रचार प्रसार होना जरूरी है। अब वो प्रचार प्रसार कैसे होगा? दूरदर्शन के माध्यम से होगा, पोस्टर्स के माध्यम से होगा, विज्ञापन के माध्यम से होगा, आकाशवाणी के माध्यम से, मतलब किसी भी तरह से ये सब इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी। परिणाम प्रदर्शन भी जानकारी प्रदान करने के लिए एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इससे लोगों में नई तकनीक के बारे में जानकारी मिलेगी। और जब वो मान लीजिए दूरदर्शन द्वारा जब वो लुभावने लुभावने विज्ञापन देखेंगे तो वो उनके मन मस्तिष्क में छा जाएगा। जैसे जैसे आपने सुना होगा 2 मिनट में नूडल, 2 मिनट में नूडल, मैगी, आलू चिप्स, कुरकुरे, ये सब क्या होते हैं? ये सब बच्चों को क्यों इतने पसंद आते हैं? क्योंकि वो हमेशा टीवी में देखते रहते हैं इस चीज़ को। ठीक, तो सबसे पहले क्या हो जाता है? किसी चीज़ की जानकारी के लिए क्या होगा? प्रचार प्रसार करना होगा। फिर अगला आ जाता है रुचि। रुचि क्या होता है? जब जो ग्रहणकर्ता होता है किसी नई तकनीक यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, तब उसकी इच्छा होती है उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना। उसको उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तब वह क्या करता है? जो उसके आसपास होते हैं या कहीं पे वह कार्य कर रहा है वहाँ से, या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़कर उसकी जानकारी और लेता है, मतलब उसमें रुचि दिखाता है। फिर तीसरा आ जाता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है कि अभिग्रहण प्रक्रिया का ये कौन सा चरण होता है? ये तीसरा होता है। और दूसरा कौन सा होता है? रुचि होती है। तो ये जो मूल्यांकन होता है ये तीसरा चरण होता है। इस चरण में क्या होता है कि जो अभिकर्ता होता है नई पद्धति को अपनाने के लिए पहले वो खूब सोचता है, विचारता है कि जो मैं ये अपनाने जा रहा हूँ क्या ये मेरे फायदे का है या इसमें मेरा नुकसान है? अगर फायदा है तो कितना है, अगर नुकसान है तो कितना है? जब उसको लगता है हाँ मेरे लिए उपयोगी है, तो फिर वो क्या करता है? उस चीज़ों को अंगीकृत करता है, मतलब कि अपना लेता है। फिर आपका इसका चौथा चरण आ जाता है कि प्रथम प्रयास। प्रथम प्रयास का क्या मतलब हो जाता है कि जो ग्रहण करता होता है वो नई चीज़ों को, नई तकनीक को, नई पद्धतियों को मूल्यांकन अच्छी तरह से कर लेता है। तब वह क्रियात्मक रूप से उसको क्रियात्मक रूप प्रदान करता है, मतलब कि उसको करके देखता है, उसका प्रयोग करता है और वास्तविक में उस चीज़ों के लिए क्या लाभदायी है, उपयोगी है या नहीं, इन सब की जानकारी लेता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई गृहिणी है, अगर उसने यूट्यूब पे कोई चीज़ देखा कि जो है मान लेते हैं कोई जो है सॉस बनाने की विधि देखी, टमाटर सॉस बनाने की विधि देखी उसने, तो उसने सोचा पता नहीं ये चीज़ अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो क्या करता है? पहले वो थोड़ा सा बनाता है, थोड़ी मात्रा में बनाएगी, उसको देखेगी, अगर वो उपयोगी होगा, घर के लोगों को पसंद आएगा, तब वो उसको बड़ी मात्रा में बनाएगी। तो वही होता है कि पहले वो प्रयास करती है, एक छोटा प्रयास करती है। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है अभिग्रहण। अभिग्रहण क्या हो जाता है? यह जो है अभिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम होता है या 5वां चरण होता है, कुछ भी कह लीजिए। जब तक गृहिणी या किसान या नई तकनीक का उपयोग 3-4 बार करके थोड़ा थोड़ा नहीं देख लेते हैं, तब तक उनको विश्वास नहीं होता है। और जब वो इसे 3-4 बार बना लेते हैं या उपयोग करके देख लेते हैं, तब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और उस चीज़ को जो है अपना लेते हैं। तो यही हो जाता है उनका अभिग्रहण करना। तो इसकी प्रक्रिया क्या थी? इसकी प्रक्रिया में पहला चरण आ जाता है जानकारी प्राप्त करना, फिर उसमें रुचि लेना, मूल्यांकन करना, प्रथम प्रयास करना, फिर उसको अभिग्रहण करना। ये हो जाता है आपका नवाचार अंगीकरण की प्रक्रिया। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है अभिग्रहणकर्ता का वर्गीकरण, कि ये जो अभिग्रहणकर्ता होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर कौन कौन हो जाते हैं? तो इसमें ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो दिए गए हैं। तो व्यक्ति 5 प्रकार के होते हैं, जो भिन्नता के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहले कौन होते हैं? अग्रग्राही। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इनोवेटर। फिर होते हैं शीघ्रग्राही, ये होते हैं अर्ली एडॉप्टर।
फिर होते हैं शीघ्र बहुसंख्यक, ये होते हैं अर्ली मेजॉरिटी। फिर आ जाते हैं विलंब बहुसंख्यक, इन्हें कहते हैं लेट मेजॉरिटी। फिर आ जाते हैं अंतिम ग्राही, इन्हें कहते हैं लास्ट एडॉप्टर्स या लेगार्ड बोलते हैं इनको। इसमें आपके लिए ये शब्द इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्या लेगार्ड हो जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो अग्रग्राही क्या होते हैं, तो जो अग्रग्राही होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं, या हम इनको कह सकते हैं कि क्या, नवाचारक। तो ये जो प्रवर्तक होते हैं, नवाचारक होते हैं, ये विज्ञान में विश्वास करने वाले होते हैं और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो है बहुत ही सक्रिय होते हैं, जो अतिशीघ्रता से नई चीज़ों को अपना लेते हैं। मतलब ये बहुत जल्दी से जो नई चीज़ें आती हैं उनको अपनाने के लिए उत्सुक होते हैं। ये कौन कौन से लोग हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, या जोखिम उठाने वाले लोग हो सकते हैं, नेतृत्व का गुण रखने वाले लोग हो सकते हैं, या जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वो लोग हो सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 1 से 4%। ये कितने होते हैं, 1 से 4% होते हैं। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, आपको एक तो अग्रग्राही का शब्द याद रखना है, ये अग्रग्राही शब्द याद रखना है। दूसरी इसकी इंग्लिश याद रखनी है, इनोवेटर्स। फिर ये कितने परसेंट होते हैं, ये 1 से 4% होते हैं। फिर अगला आ जाता है आपका शीघ्रग्राही, अर्ली एडॉप्टर। ये कौन होते हैं, इस वर्ग में वो लोग आते हैं जो नई तकनीक अपनाने के लिए जिज्ञासु होते हैं। ये शिक्षित होते हैं, नई तकनीक, नई बातों को सीखने में अपने सारे माध्यमों से अपना संपर्क बनाए रखते हैं। जैसे कैसे, कौन से जो है इनके संपर्क के माध्यम हो सकते हैं, जैसे हो गया जनसंचार हो गया, और प्रसार कार्यकर्ता हो गए, कृषि वैज्ञानिक हो गए, ये लोग इनके संपर्क में रहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 10 से 20% होती है। फिर आ जाते हैं आपके शीघ्र बहुसंख्यक। तो शीघ्र बहुसंख्यक कौन होते हैं, ये वे व्यक्ति होते हैं जो अग्रग्राहियों और शीघ्रग्राहियों के क्रियाकलापों को देखते हैं, उनके परिणामों को जानते रहते हैं, संतुष्ट होने के बाद तुरंत ही अपना लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 से 35% होती है। फिर आ जाते हैं विलंबकारी, विलंब बहुसंख्यक। ये कौन होते हैं, ये जो विलंब बहुसंख्यक होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो नई तकनीक को काफी विलंब से अपनाते हैं। ये प्रायः कौन से लोग हो सकते हैं, जैसे अशिक्षित हो सकते हैं, रूढ़वादी हो सकते हैं, दकियानुसी सोच रखने वाले लोग हो सकते हैं, परंपरागत लोग हो सकते हैं। ये लोग आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतते हैं। वे नवाचार को तब अपनाते हैं जब ये पद्धतियां काफी पुरानी हो जाती हैं या समाप्ति के कगार पर होती हैं, तब तब ये लोग उसको अपनाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 33 से 35%। अब आ जाता है ये अंतिम ग्राही। अंतिम ग्राही में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो सबसे लास्ट में नवाचार को अपनाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लेगार्ड। ये आपको हिंदी नहीं दी रहेगी अंतिम ग्राही, आपको यही लेगार्ड हिंदी में लिखकर दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो अंतिम ग्राही होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लेगार्ड। तो ये वे व्यक्ति होते हैं जो पद्धति को अपनाने में काफ़ी समय ले लेते हैं। वे नई पद्धतियों को तब अपनाते हैं जब वे समाप्त हो जाती हैं, तब ये क्या करते हैं, तब ये उसको अपनाते हैं। ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, रूढ़वादी होते हैं, या अंधविश्वासी होते हैं, ये लोग होते हैं। ये गरीब भी होते हैं, इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 10 से 15% होती है। तो ये हो जाते हैं आपके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कौन कौन होते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अग्रग्राही मतलब इनोवेटर, और फिर शीघ्रग्राही, बहुसंख्यक, शीघ्र बहुसंख्यक, विलंब बहुसंख्यक, और अंतिम ग्राही। अंतिम ग्राही मतलब लेगार्ड। ये इतना आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं नवाचार को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के आधार पर। तो नवाचार को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के आधार पर दो लोग होते हैं, मतलब कि एक स्वीकारकर्ता भी 2 प्रकार के होते हैं और अस्वीकारकर्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वीकारकर्ता 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहले तो आ जाते हैं आपके सक्रिय स्वीकारकर्ता, और दूसरे हो जाते हैं निष्क्रिय स्वीकारकर्ता। सक्रिय स्वीकारकर्ता में वो होते हैं जैसे जो नवाचार को अपनाते हैं, वो नवाचार को तो अपनाएंगे ही अपनाएंगे, लेकिन लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने नात रिश्तेदारों को भी उत्साहित करेंगे नवाचार को अपनाने के लिए। उनको बताएंगे, जैसे आप
सक्रिय होते हैं, सक्रिय स्वीकारकर्ता होते हैं, वो चीज़ों को खुद ले लेंगे। उसके बाद कहेंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमको इससे इससे लाभ हुआ, आपको भी ये चीज़ ले लेनी चाहिए। तो ये हो जाते हैं आपके सक्रिय स्वीकारकर्ता। और निष्क्रिय स्वीकारकर्ता कौन होते हैं? ये तो चीज़ों को ले लेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे, इनको अच्छा भी लगेगा, लेकिन ये दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आप लीजिए या नहीं लीजिए। इनको इससे मतलब नहीं होता है कि दूसरा कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये हो जाते हैं आपके सक्रिय और निष्क्रिय स्वीकारकर्ता। अब दूसरा आ जाता है आपका अस्वीकारकर्ता। अस्वीकारकर्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक तो हो जाते हैं आपके सक्रिय स्वीकारकर्ता और दूसरे हो जाते हैं निष्क्रिय स्वीकारकर्ता। सक्रिय स्वीकारकर्ता में कौन आता है? अस्वीकारकर्ता। तो सक्रिय अस्वीकारकर्ता कौन होता है? तो ये वे लोग होते हैं जो खुद तो चीज़ों को नहीं लेते हैं, मतलब कि नवाचार को ये नहीं अपनाते हैं, लेकिन ये जो आस-पास के लोग होते हैं उनको भी मना कर देते हैं कि आप भी इस चीज़ को मत लीजिए, ये अच्छी नहीं है, इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ज़रूरत नहीं है। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद भी नहीं लेंगे और दूसरों को भी नहीं लेने देंगे, ये इस प्रकार के होते हैं। और जो निष्क्रिय अस्वीकारकर्ता होते हैं, निष्क्रिय अस्वीकारकर्ता वो होते हैं जो खुद नहीं लेंगे, लेकिन इनको मतलब नहीं है कि इनका पड़ोसी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इनका नात रिश्तेदार ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इनको ये रहता है कि मैं नहीं ले रहा हूँ, बस यही इतना इनका रहता है। ये किसी को प्रोत्साहित या हतोत्साहित नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे नवाचार के आधार पर। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कौन? ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन-कौन? तो अग्रग्राही होते हैं, शीघ्रग्राही होते हैं, शीघ्र बहुसंख्यक होते हैं, विलंब बहुसंख्यक होते हैं और अंतिमग्राही होते हैं। इनको इंग्लिश में इनोवेटर कहते हैं जो अग्रग्राही होते हैं, और जो अंतिमग्राही होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लास्ट एडॉप्टर, या आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये लेगार्ड से पूछा जाता है। इनकी संख्या भी आप याद कर लेंगे तो अच्छा ही होगा। कितने परसेंट होते हैं? जो अग्रग्राही होते हैं वो सिर्फ कितने होते हैं? 1 से 4% इनकी संख्या होती है। और फिर जो शीघ्रग्राही होते हैं इनकी 10 से 20% संख्या होती है। जो शीघ्र बहुसंख्यक होते हैं इनकी 33 से 35% होती है, और जो विलंब बहुसंख्यक होते हैं इनकी भी संख्या 33 से 35% होती है। फिर आ जाते हैं अंतिमग्राही जो होते हैं, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 10 से 15% होती है। तो ये थे हमारे व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जो अभिग्रहण करते हैं उनके प्रकार। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है नवाचार की विशेषता। नवाचार की विशेषता क्या है? तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कीमत। कीमत क्या है? कोई नई पद्धति, नए यंत्र या नए आविष्कार लोगों को किस सीमा तक अपनाए जाएंगे या उसकी कीमत पर निर्भर करता है। जैसे जैसे कम दाम वाली चीज़ें जो होती हैं उसको लोग जल्दी अपना लेते हैं, लेकिन जो अधिक महंगे दाम वाली होती हैं उनको लेने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं वो फिर भी खरीद लेते हैं, उनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो है चीज़ें महंगी हैं, अगर फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो लोग अगर महंगी चीज़ है ना तो उसको 10 बार सोचते हैं लेने से पहले, 10 बार क्या 100 बार वो सोचते हैं। तो क्या होता है कि अगर जो कोई वस्तु बाजार में आई है, बिक्री के लिए आई है, तो लोग उसे संशय की दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं पहली बार बाजार में आया है, पता नहीं कैसा होगा, इस कारण वो लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर उसका दाम कम रहता है तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छा है या बुरा है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब नहीं सोचते हैं, वो खरीद लेते हैं। तो जो सस्ती चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा लोग ले लेते हैं। इसीलिए अगर किसी चीज़ का नवाचार करना है तो आपको उसे छोटे दाम पर, मतलब कम दाम पर लोगों को उन वस्तुओं को देना चाहिए, इससे वो अधिक से अधिक नवाचार को अपनाएंगे। दूसरा आ जाता है उपयोगी एवं लाभप्रद। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को तभी अपनाता है, तभी उसे अंगीकृत करता है जब जो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, लाभप्रद होता है, वरना वह उसे नहीं अपनाता है। जैसे जैसे मान लेते हैं कोई गृहिणी है, गृहिणी ने कुकर को अपना लिया, जब उसे पता चला कि जो है इसमें कम समय लगता है, कम धन खर्च होता है, जल्दी बन जाता है, समय की बचत होती है, और इसी कुकर में जो है दाल चावल सब कुछ पक जाता है, आलू भी उबल जाती है, तो समय की बचत हो जाती है, उसके शक्ति की बचत हो जाती है। मिक्सर ले लेता है तो चुटकियों में मसाला पीस लेता है। तो जब उसको इन सब के फ़ायदे पता चले तो फिर उसने क्या किया, उसने नवाचार को अपना लिया। फिर अगला आ जाता है दृश्यता।
दृश्यता, नवाचार में दृश्यता का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे जब एक जो गृहिणी है कपड़े लेकर धोने के लिए बैठती है, तो उसकी आँखों में उसके सामने क्या दिखता है? साफ चमकता है एकदम, कपड़ा अच्छा होना चाहिए। और जब कोई किसान खेत में जाता है तो वो क्या सोचता है? खेत में जब काम करने जाता है तो वो क्या सोचता है? उसके दिमाग में, मतलब उसके आँखों के आगे क्या नज़र आता है कि हमारी फसलें बहुत एकदम लहलहा रही हैं, एकदम हरी-भरी फसलें तैयार हैं। तो इसी प्रकार नवाचार की दृष्टि से भी प्रेषक पर निर्भर करता है कि वह अपनी बातों को कितने प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। इसका परिणाम प्रदर्शन जो है, विधि प्रदर्शन, टीवी के प्रचार प्रसार, इन सब से अधिक लाभदायक सिद्ध हो जाता है। फिर अगला आ जाता है आपका सरलता एवं अस्पष्टता। सरलता एवं अस्पष्टता क्या होता है? यह नवाचार का बहुत अच्छा गुण होता है। जैसे जटिलताएं किसी काम की नहीं होती हैं, लोग को जटिलताओं से दूर भागना अच्छा लगता है। आप ही देखेंगे, अब आपके पास बहुत मोटी बुक है, लेकिन क्या करेंगे कि मोटी बुक सोचेंगे कौन इतनी मोटी बुक पढ़े, आपको बहुत हार्ड लगता है। लेकिन जब आपको वही पीपीटी, थोड़े कुछ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वही नोट्स बना के दे दिया जाता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो वही है कि अगर कोई चीज़ आई है वो सरल है, वो स्पष्ट होनी चाहिए। लोगों को कठिन कार्य करना पसंद ही नहीं होता है। जो भी हो वो सरल भाषा में हो, सहज ढंग से बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, तो वो नवाचार को जो है अपना लेते हैं। फिर अगला आ जाता है जनसंचार माध्यम। नवाचार के प्रचार प्रसार में ये जो जनसंचार माध्यम होते हैं बहुत ही योगदान देते हैं। क्या-क्या कैसे जो है ये जनसंचार कौन से हो सकते हैं? जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अखबार हो गया, सिनेमा, ये सब क्या होते हैं? ये सब जनसंचार के माध्यम होते हैं। फिर आ जाता है विभाज्यता। विभाज्यता का एक गुण क्या है? नवाचार का एक गुण क्या है? ये विभाज्यता भी इसका एक नया गुण है। विभाज्यता का मतलब होता है किसी भी कार्य प्रणाली को छोटे पैमाने पर किया जाना चाहिए। छोटे पैमाने पर लागत कम आती है, खर्च कम आता है। लोग एक बार करके आज़माना चाहते हैं उसको, इसके लाभ को जानना चाहते हैं, तब वे बड़े पैमाने पर उसको करते हैं। तो इससे जो है ये, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा भारत है, ये बहुत ही एक विकासशील देश और निर्धन देश है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे महँगी चीज़ों को एक बार में अपना लें। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो नवाचार का काम किया जाए वो कम खर्च पे किया जाए। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है कि जैसे कृषि की नई किस्म की बीज को एक बार छोटे से खेत में वो बोकर देख सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन उसको सारे खेत में नहीं बो सकते हैं। मान लीजिए वो अच्छी नहीं हुई तो उनका तो बहुत ही नुकसान होगा, वो कहाँ से खाए पिएँगे? क्योंकि उनका सारा जीवन तो मतलब जो उनकी आय है वहाँ वो जो है कृषि पर ही निर्भर है। अगर वो कोई नई चीज़ पूरे खेत में बो देंगे और वो अच्छी नहीं हुई, उनको डर है कि ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, तो उनका घर खर्च कैसे चलेगा? तो यही होता है विभाज्यता, मतलब आप अगर किसी नवाचार को लाना चाहते हैं तो उसको छोटे पैमाने पर लाना चाहिए, जिससे लोग छोटा सा उसका प्रयोग करके एक नमूना देख लें, तब वो उनको इस चीज़ पे विश्वास हो जाता है, तब वो उसको अपना लेते हैं। फिर अगला आ जाता है पूर्वानुभव। व्यक्ति का पूर्वानुभव भी नवाचार को अपनाने में मददगार सिद्ध होता है। कैसे? कैसे? जैसे मान लेते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से माल खरीद लेता है तो उससे वो जो है उसको क्या हो जाता है, उससे संतुष्टि मिल जाती है। माल अच्छा रहता है तो कंपनी के प्रति उसका विश्वास हो जाता है, अगर माल अच्छा नहीं होता है तो वो कंपनी के प्रति उसका विश्वास उठ जाता है और वो सामान को नहीं खरीदता है। तो ये हो जाता है आपका ये नवाचार की विशेषता हो जाती है आपकी। नवाचार की विशेषता कौन-कौन सी है? एक बार फिर से देख लेते हैं। कीमत हो जाती है, उपयोगी एवं लाभप्रद होना चाहिए, दृश्यता, सरलता एवं स्पष्टता होनी चाहिए, जनसंचार माध्यम होना चाहिए, विभाज्यता होनी चाहिए और पूर्वानुभव होना चाहिए। तो ये थे हमारे नवाचार। नहीं, अभी और बचा है। अभी क्या बचा है? अभी बच गया हमारा नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक। नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाते हैं परिवर्तन अभिकर्ता, या इसे कहते हैं विचार अभिकर्ता। परिवर्तन अभिकर्ता क्या होता है? तो वे लोग जो दूसरों के सोच, विचार, मानसिकता में परिवर्तन ला देते हैं, वही क्या होते हैं? ऐसे लोग को क्या कहते हैं हम? परिवर्तन अभिकर्ता करते हैं।
कोई जैसे बहुत बड़ा नेता हुआ या प्रभावशाली व्यक्ति होता है, तो वह अपने आस-पास के रहने वाले लोगों को जो सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, जो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके मन को, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, वो कोई बड़ा नेता ही हो। हो सकता है आपका कोई पड़ोसी हो, जिससे आप बहुत परिवर्तित होते हों, उसकी बात मानते हों। तो हो सकता है वो आप उसकी बात मानकर, उसके परिवर्तन को देखकर, उसके नवाचार के अपनाने के तरीके को देखकर, लाभ को देखकर आप खुद भी जो है नवाचार को अपना लें। तो ये हो जाते हैं आपके परिवर्तक जो है, ये आपके परिवर्तक जो हैं, ये नवाचार में नवाचार को प्रभावित करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है आर्थिक कारक। नवाचार के विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? धन की। वित्त बिना सब सूना, ये कहावत नहीं है, ये सत्य है। आपको पता है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। तो ये हो जाता है कि जो ये धन होता है, ये नवाचार को प्रभावित करता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप बिल्कुल भी नवाचार को नहीं अपनाएंगे। फिर अगला आ जाता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या होता है? ये जो नवाचार को अपनाने में ना संस्कृत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, समाज के लोग उसको अपने दिल की गहराइयों से जोड़े होते हैं। वे नवाचार को सांस्कृतिक प्रतिमानों के साथ गहरा जुड़ाव, लगाव रहता है उनको। यह उस समाज पर निर्भर करता है कि नवाचार को अपनाने या नकार दें। जो उस समाज की संस्कृति है, वो उस पर निर्भर करती है कि वो लोग इस नवाचार को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तो ये हो जाता है आपका सांस्कृतिक कारक। अगला आ जाता है आपका आप्रवास एवं उत्प्रवास। हमारे देश में, समाज में जो लोगों का अन्य स्थानों से चले जाना या उन अन्य देशों के लोगों का हमारे यहाँ हमारे समाज में आकर रहना, यही होता है उत्प्रवास और आप्रवास हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आप्रवास उत्प्रवास। ये स्थिति में क्या होता है, विसरण में जो नवाचार का विसरण होता है उसमें अमूल्य भूमिका निभाते हैं। जो लोग हमारे समाज में आते हैं वे भी हमें प्रभावित करते हैं और हमसे भी वे प्रभावित होते हैं। उनके रहने, उठने, बैठने, खाने पीने का ढंग, बात करने का ढंग, ये सब कुछ हमें प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को भी अपने रहन-सहन, शैली, कार्य कौशल, ज्ञान, व्यवहार, इन सब से प्रभावित करते हैं। तो ये हो जाता है आपका आप्रवास और उत्प्रवास, जो आपके नवाचार और विसरण को प्रभावित करता है। अगला आ जाता है तकनीकी कारक। नवाचार को अपनाने में तकनीकी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्रम, समय, इन सब की बचत, सभी उपकरण जो समय और श्रम की बचत करने वाले उपकरण होते हैं, जैसे मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, और क्या हो गया, कुकर हो गया, गैस चूल्हा हो गया, ये सब तकनीकी विकास के ही कारण हुआ है। जिससे जो गृहिणी है, सिर्फ वो थकाऊ और उबाऊ कार्यों से मुक्ति दिलाई नहीं है, बल्कि उनका जो सर्वश्रेष्ठ मित्र भी ये सिद्ध हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ उनके थकाने और उबाने के कार्यों से उनको मुक्ति दिलाई, बल्कि ये उनकी एक अच्छी सहेली भी बन चुकी हैं। कौन? तकनीकी कारक में जो आए हैं हमारे मिक्सर, ग्राइंडर, गैस चूल्हे, ये सब चीज़ें। तो ये थे हमारे नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक। कौन-कौन से? तो ये प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से थे? विचार प्रवर्तक या परिवर्तन अभिकर्ता हो गए, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आप्रवास एवं उत्प्रवास, तकनीकी कारक। तो ये इतने थे हमारे नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक। आज हमारा नवाचार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब कल हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ होम साइंस। होम साइंस का इतिहास पढ़ेंगे और कल होगी हमारी आखिरी क्लास। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।